नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। एक व्यक्ति एक गोरी चिट्टी लंबी जिसके बाल लंबे हों ऐसी महिला की डिमांड करता है। कहता है कि ये महिला ऐसी ही होनी चाहिए, उपलब्ध कराइए। ऐसा कुछ कुछ एप्स्टीन फाइलों में सामने आया है। नाम जोड़ा है अनिल अंबानी का। अनिल अंबानी कौन? वो अनिल अंबानी जिनकी कंपनी दिवालिया हो गई थी, लेकिन राफेल सौदे के लिए मोदी जी ने उस कंपनी को बहुत सारा काम दिलाया। अनिल अंबानी जी फ्रॉड में साबित हो गए। ईडी सीबीआई छापे मार रही है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही। ये रिश्ता क्या कहलाता है? दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक से मैंने पूछा कि यूजीसी के बाद ब्राह्मणों को मैनेज करने के चक्कर में मोदी जी क्या पिछड़े और दलितों से परमानेंट हाथ धो बैठेंगे? इधर कुआं उधर खाई। इधर ब्राह्मण और ठाकुर मैनेज हुए, उधर पिछड़े और दलित गए। अगर यूजीसी का जो नियम लाया गया था वो इतना सही है तो फिर अध्यादेश सरकार क्यों नहीं लाती? और महिलाओं के लिए रेप कितने हो रहे हैं ये सारा रिकॉर्ड ही एनसीआरबी में डालना बंद कर दिया। देश को असलियत पता नहीं चले। महिलाओं के लिए इस हद तक अपमानजनक बातें क्यों ये सरकार कर रही है? भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक से मैंने तमाम संवेदनशील मुद्दों पे बहुत अच्छी बातचीत की है। मुझे लगता है ये आज का पॉडकास्ट, आज की मेरी बातचीत आपको बहुत पसंद आएगी। 4PM को सब्सक्राइब करिए, मेरी थोड़ी मदद कीजिए। नीचे ज्वाइन बटन लगा है, ज्वाइन बटन को दबाइए। अगर आपको लगता है कि आपकी छोटी सी आर्थिक मदद हमें मजबूती दे सकती है तो जरूर करिए। चलते हैं मलिक साहब के पास। 4PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है केपी मलिक साहब, आपका अभिनंदन। आपका धन्यवाद संजय जी, आपका और आपके दर्शकों का भी। मलिक साहब, बहुत दुखद खबर लगी मुझे जब वो अमेरिका की फाइलें खुल रही हैं। उस फाइलों में जिक्र आया अनिल अंबानी का। तमाम सोशल मीडिया पर अब ये चल रहा है कि जो यौन अपराधी था उसके मेल में अनिल अंबानी एक स्वीडिश महिला, गोरी हो लंबी हो, ऐसे उसके बाल हो, जिक्र कर रहे हैं। एक ऐसी कंपनी जो दिवालिया हो गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने जब राफेल का सौदा किया तो अनिल अंबानी का नाम सामने आया कि राफेल की डील में अनिल अंबानी भी शामिल थे। और फिर बाद में उन्हीं अनिल अंबानी के सब कुछ लंबा खेल हुआ। ईडी सीबीआई छापे मारे। अनिल अंबानी कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हैं, लेकिन ईडी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है। ईडी मौजूदा मुख्यमंत्रियों को, जिसमें कोई सबूत नहीं है, पैसे की रिकवरी नहीं है, फिर मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन अनिल अंबानी तक नहीं पहुंच रही। क्या अनिल अंबानी अपने लिए किसी गोरी स्वीडिश महिला का मदद मांग रहे थे, चाहत रखते थे, किसी नेता के लिए चाहत रखते थे? और ऐसे व्यक्ति का अंबानी का राजनीतिक गलियारों में इतना उठना बैठना, ये सब क्या दर्शाता है? जिस तरह से वो यौन शोषण की फाइलें खुल रही हैं, छोटी छोटी बच्चियों के वीडियो आ रहे हैं, दिल दहला जाएगा। इससे ज्यादा राक्षस कोई हो नहीं सकते। छोटी छोटी 12-12, 13-13 साल बच्चियों के संग, और नाम किन किन के आ रहे हैं, पूरी दुनिया दहल जाए। तो मैं अगर ये पूछूं कि अनिल अंबानी का सीरियल का नाम लिखे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, आपको क्या लगेगा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है? संजय देखिए, ये स्टीन फाइल जो है ये पिछले 1 महीने से इंडिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। और पिछले 3-4 दिनों से तो इसमें जब से कुछ इंडियंस लोगों के नाम आए हैं, मुख्य तौर पे अनिल अंबानी से पहले ही जो हमारे आजकल पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी जी, उनका एक मेल आया है, उसमें सारी चीजें साफ साफ हो गई हैं। आपके चैनल पे दर्जनों बार मैंने पूछा है कि भारतीय जनता पार्टी में जो 4 बार 5 बार सांसद हैं, वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि कौन से घुंघरू लगे हुए हैं हरदीप पुरी जी में कि वो लगातार मंत्री हैं 3री बार। तो अब तो हमें पता लग जाना चाहिए कौन से घुंघरू लटके हुए उनमें जिससे वो मंत्री बने हुए हैं। एस जयशंकर में कौन से घुंघरू लटके हुए हैं इसलिए वो मंत्री बने हुए, ये भी हमें समझ जाना चाहिए। अब हमें ये भी समझ जाना चाहिए, हम लोग लगातार सवाल उठा रहे थे कि राफेल डील फ्रांस के साथ हुई है। उस डील में जब जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे प्रधानमंत्री जी फ्रांस में कर रहे हैं, उसी में हेडफोन लगा के अनिल अंबानी भी बैठे हुए। तो वो किस हैसियत से वहां गए थे? वो क्या भारत सरकार का हिस्सा थे? और अब तो तस्वीर साफ हो गई है जब उनके मेल दिखे हैं
एप्स्टीन के साथ उनके मेल आदान प्रदान दिखे हैं और उनको सुनहरे बालों वाली लंबी गोरी चिट्टी महिला चाहिए और इसको फाइनल करो। अब वो किसके लिए फाइनल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप ये देखिए, ये सारी चीजें खुलने के बाद भी हमारी सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही है, चुपचाप सब बैठे हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस चल रहा है। पहली बार हुआ है 70 साल के इतिहास में कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद प्रधानमंत्री का और मुख्य विपक्षी दल के नेता का कोई भाषण नहीं हुआ है और प्रधानमंत्री जी डर गए हैं लोकसभा में आने से, क्योंकि आपको पता है कि स्पीकर साहब ने उनको कह दिया कि अगर आप आएंगे तो महिलाएं आपके ऊपर हमला कर सकती हैं। फिर किसी ने पूछा कि महिलाएं हमला कैसे करेंगी, वो तो हथियार वगैरह तो अंदर जाते नहीं। उन्होंने कहा काट सकती है, दांत से हमला कर सकती है। तो ताड़काएं आ गई हैं वहां पे पार्लियामेंट के अंदर। देखिए, महिलाओं का सम्मान हम करते हैं, लेकिन महिलाओं का अपमान है ये, जिस तरह से महिला सांसदों की बात लोकसभा स्पीकर कर रहे हैं। और रही सही कसर उनके सांसद, एनडीए के सांसद, ये जो टिप्पणी दांत से काटने वाली करी थी, सबसे पहले टीडीपी के एक सांसद है जो एनडीए में सहयोगी दल है, उनके सांसद ने टीवी की डिबेट में कहा। और बाकी रही सही कसर तो जो हमारे निशिकांत दुबे जी उन्होंने पूरी करी दी। संजय जी, बात यह है कि इतनी सारी चीजें होने के बाद भी देश में जो पिछले दिनों हुआ है वो तो कई सारी चीजें रही हैं। ट्रंप जी शांति वार्ता कर रहे हैं, युद्ध रुकवा रहे हैं, उन्होंने वेनेजुएला में जो किया, यूक्रेन में जो कर रहे हैं और इजराइल और फिलिस्तीन के साथ जो कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं कि मुझे शांति पुरस्कार मिलना चाहिए क्योंकि मैंने युद्ध टलवा दिया पाकिस्तान का, हिंदुस्तान का। वो देखिए हमारी कितनी चिंता कर रहे हैं और वो कम से कम मुझे लग रहा है 80-90 बार ये बात कह चुके हैं और हम उनका जवाब नहीं दे पा रहे। हमारे प्रधानमंत्री जी ना तो हाँ कर रहे कि हाँ उन्होंने रुकवाया, सही बात है, और ना कर। सबसे बड़ी हैरानी की बात अभी हुई कुछ दिन पहले कि एक बड़ी डील हो गई और यहाँ पता ही नहीं है किसी को। यहाँ बजट सेशन चल रहा है, ना पार्लियामेंट को पता, ना मंत्रियों को पता, और वहां एक डील हो गई, वहां बम बम चल रहा है। वहां के कृषि मंत्री, वहां के व्हाइट हाउस के प्रवक्ता, वहां के ट्रंप धड़ाधड़ ट्वीट कर रहे हैं कि भारत के साथ समझौता हो गया है, भारत तत्काल तेल खरीदना बंद करेगा रूस से, और जो है $500 मिलियन का व्यापार भारत करेगा, हमसे सामान खरीदेगा, और जो हम सामान भारत को भेजेंगे उस पर 0% ड्यूटी लगाएगा, और हमने जो 50% ड्यूटी लगाई थी हम उसको 18% करेंगे। और यहाँ देश में जो है भक्त लोगों ने ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया कि देखिए मोदी जी ने बिना कुछ कहे ट्रंप को झुका दिया, 50 से 18 पर ले आए। तो ये नहीं बता रहे कि हमारे यहाँ तो मात्र 3.25% लगती थी, पहले तो 0 थी, उसके बाद 3.25 की गई और अब 18 हो गई, लेकिन हम बम्बा में, हमें पता ही नहीं। आप ये देखिए जो डील हुई है, इस डील में सबसे बड़ा दुर्भाग्य देश के किसानों का है। जब कुछ चर्चाएं इस तरह की हुई कि वहां से अगर कृषि जिन्नस आएंगी, वहां से डेयरी प्रोडक्ट आएंगे, तो दुग्ध का जो यहाँ पे किसान है वो बर्बाद हो जाएगा, जो खेती का किसान है वो बर्बाद हो जाएगा। तो वहां से फिर जब सुलह सफाई मांगी गई, तो जब विदेश मंत्री से पूछते हैं वो कहते हैं कि वाणिज्य मंत्री से पूछिए, और वाणिज्य मंत्री से पूछते हैं तो वो कह रहे हैं विदेश मंत्री से पूछिए। दोनों मंत्रियों को कुछ नहीं पता है। जब बात खुल के आई, जब ये सारी जो है दोनों तरफ से किन कंडीशनों पे समझौता हुआ है, जब वो रिपोर्ट सामने आई तो उसमें ये लिखा गया, जैसे सबसे बड़ी आपत्ति ये थी कि भाई अगर वहां से मक्का और बाकी चीजें आ जाएंगी तो भारत में क्या होगा। बोला नहीं वो मक्का नहीं आ रही है, मक्का को प्रोसेस करके लाया जा रहा है, शादी मक्का नहीं, उसका प्रोसेस करके, उसका मुर्गियों का चारा बना के, उसका दूसरा अगर किसी चीज में लाना है भाई उसको आप मक्का के दाने ना देकर उसको प्रोसेस करके ले आएंगे। और हम कहते हैं मक्का तो आ ही नहीं रही, तुम खाम का मक्का का नाटक कर रहे हो, वो दूध तो आ ही नहीं रहा वहां से, वो तो मक्खन मंगवा रहे हैं, सूखा दूध मंगवा रहे, तुम दूध पे हल्ला कर दे। देखिए कान को ऐसे ना पकड़ के उधर से पकड़ लिया है और सारी बात मोदी जी की फिट हो गई। अमेरिका ने संजय जी जो चाहा है वो समझौता किया है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने दुम दबा के चुपचाप उस पर साइन कर दी। ये क्या मामला है? ये अनिल अंबानी जी क्या कर रहे हैं? ये कहां से हो रहा है? इन सवालों के जवाब आने भी बाकी है। अगर आप अनिल अंबानी की बात करते हैं, अनिल अंबानी ने जो राफेल की डील की थी, उनकी जो कंपनी के साथ समझौता हुआ था
और राफेल की मेंटेनेंस का उनको जो है ठेका मिला था, वो अनिल अंबानी की कंपनी बताते हैं 12 दिन पहले ही बनाई गई। 12 दिन पहले बनी हुई कंपनी को राफेल की जो इतने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के फाइटर प्लेन आ रहे थे, उनकी मेंटेनेंस अनिल अंबानी जी को दी गई। और हमारा जो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जो हमारे हेलीकॉप्टर बनाता है, जहाज करता है, जहाजों की मेंटेनेंस करता है, उसको कहा नहीं ये ठीक नहीं, ये नहीं कर पाएगा, अनिल अंबानी जी कर। तो देख, कोई मजाक आज से नहीं हो रहा है, मजाक पहले से चल रहा है। तो इसलिए अनिल अंबानी जी क्या मंगा रहे थे, क्या कर रहे थे, सबके तार एक दूसरे जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारा सवाल ये है कि अगर कहीं कुछ नहीं हो रहा है तो स्वयं मोटो तो इस पे सुप्रीम कोर्ट भी ले सकता है क्या? सुप्रीम कोर्ट भी सो रहा है क्या? बाकी संस्थाओं से तो हमारा विश्वास उठ चुका है, जितनी एजेंसियां उनसे तो उठ चुका है। सुप्रीम कोर्ट जिंदा है कि नहीं है? जी बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। और दूसरी तरफ मैं, जब महिलाओं की बात हो रही है, तो मैं आज शिल्पा शेट्टी जी का एक बयान सुन रहा था कि मैं मोहन भागवत जी से बहुत प्रेरणा लेती हूँ, उनकी जिंदगी से सीखती हूँ, जिनका पति पॉर्न फिल्म बनाने के आरोप में जेल में रह चुका, जेल हो आया, पॉर्न फिल्में बनाता था, जो खुद करोड़ों रुपए के घोटाले की आरोपी हैं, ईडी पूछताछ कर रही है। वो कभी बाबा बागेश्वर के धाम में नजर आती हैं, कभी वो मोहन भागवत जी की तारीफ करती हुई नजर आ रही है। अब शिल्पा शेट्टी अगर मोहन भागवत जी से बहुत कुछ सीख रही हैं, तो क्या लगता होगा मोहन भागवत जी क्या सिखा रहे होंगे? और ये बदनाम लोग जो पॉर्न मूवी बनाते हैं, जो करोड़ों रुपए की हेरा फेरी करते हैं, वो इस तरह मोहन भागवत को जानबूझ के बदनाम कर रहे हैं, या फिर शरण मांग रहे हैं, कभी बाबा बागेश्वर के यहाँ, कभी मोहन भागवत के यहाँ। तो ये वो सेंटर है कि जहाँ पे शरण मिलती है ऐसे बदनाम लोगों को, ऐसे लोगों को जिनकी ख्याति अब पूरी दुनिया में फैली हुई है। देखिए संजय जी, ये जो छत्र है, जो छतरी है, चाहे वो मोहन भागवत जी की संघ वाली छतरी हो और चाहे बाबा बागेश्वर की सनातन धर्म की छतरी हो, उस छतरी के नीचे आना चाहते हैं। क्योंकि उस छतरी के नीचे तो सरकार का डंडा चलता ही नहीं है, बुलडोजर का डीजल खत्म हो जाता है वहां पहुंचते पहुंचते। और इन लोगों को तो खतरा है, अगर जरा सी भी नजर सरकार की टेढ़ी हुई तो इनके यहाँ बुलडोजर चल जाएगा। तो इनके यहाँ बुलडोजर ना चले, इनके ऊपर कृपा एजेंसियों की, सरकार की बनी रहे, तो इसलिए उस छतरी के नीचे ये जा रहे हैं। महत्वपूर्ण मुद्दा इनका नहीं है। आज ये देखिए आप कि जिस प्रकार से महिला सांसदों का अपमान हो रहा है, एक तरफ तो आप महिला जो सम्मानित महिला है, जो चुन के और देश की आवाज उठाने के लिए संसद में गई है, उसके ऊपर किस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री को काट लेंगी दांतों। और एक तरफ यहाँ पे जो है शिल्पा शेट्टी जी वो बखान कर रही हैं कि देश को किस तरह से हिंदू धर्म से बचा रहे हैं, हम लोग हिंदू धर्म को बचा रहे हैं, सनातन धर्म को बचा रहे हैं, और हम बड़े प्रभावित हैं भागवत जी से। ये एकाएक भागवत जी से कैसे प्रभावित हो गई? आज से पहले तो प्रभावित थे नहीं। ये तो प्रभावित ये भी हो गए, जो कल एक प्रोग्राम हुआ है RSS का, मोहन भागवत जी की उपस्थिति में मुंबई में, वहां सलमान खान को भी बुला लिया। वैसे तो ये सलमान खान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हैं, अब इनको RSS को बचाने के लिए सलमान खान की जरूरत पड़ गई। तो देखिए संजय जी, ये समझना पड़ेगा आपको कि ये सिर्फ वोटों की नूरा कुश्ती है। हमारी सरकार कैसे बने? अभी तक तो मोहन भागवत जी कह रहे थे कि हिंदू धर्म के चश्मे चिराग हैं मोदी जी, और उनको जो है वोट दिलवाना है, किसी भी तरह से सारी चीजें करनी है। अब उनको मोदी जी में खोट नजर आने लगा है। अब वो मोदी जी के खिलाफ जो है कभी भारतीय मजदूर संघ को आगे बढ़ा रहे हैं कि बजट में जो है मजदूरों के अहित किए गए हैं, इसलिए झंडा उठा लो। उनका एक किसान संघ है, भारतीय किसान संघ, जो RSS की विंग है, जो किसानों की बात करने के लिए जानी जाती है, तथाकथित है वो, वैसे तो सरकार के उसमें रहती है, तो वो भी अब विरोध कर रही है कि किसानों के हितों की रक्षा नहीं हो रही है मोदी जी के बजट में। अगर वहां से डील हो रही है अमेरिका के साथ तो वो किसानों के हित में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी संगठन, RSS का संगठन, भारतीय किसान संघ, वो ये कह रहा है कि किसानों के साथ अहित हो रहा है इस डील से, मोदी जी कह रहे हैं बहुत अच्छा है। तो ये क्या जताता है कि विरोध के सुर कहीं ना कहीं से निकल रहे हैं। और अब क्या मोदी जी से भी पहले सरेंडर मोहन भागवत जी ने कर दिया है? मोहन भागवत जी ये कह रहे मैं तो वैसे ही 75+ हूँ,
मुझे तो अगर आदेश आएगा मैं तत्काल छोड़ दूंगा। और हमारे यहाँ जो आरोप लगाते हैं लोग के किसी जाति के, किसी धर्म के, किसी विशेष व्यक्ति को ही संचालक बनाया जाता है, ऐसा हमारे यहाँ कुछ नहीं है। तो हमें तो लग रहा है कि जैसे मोदी जी को कहते थे कि उन्होंने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया, हमें तो लग रहा है उनसे पहले मोहन भागवत जी ने सरेंडर कर दिया है। तो संजय जी, ये जो चल रहा है देश में, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, सबकी नूरा कुश्ती ये है कि वोट कैसे मिले। अब आपका ध्यान नई जीत कब गया है कि नहीं गया है, आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता है। उन्होंने एक ट्वीट कल किया और उन्होंने एआई से एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाया बंदूक से निशाना साधते हुए, और जिसको टारगेट कर रहे थे उस टारगेट में दिखाया कि 2 मुस्लिम है, एक युवा है, एक बुजुर्ग है, और वो टारगेट पे है। और इधर से जो है जो कि ये उनको दिखाया गया है कि वो शिकारी हैं। जब शिकारी गोली चलाते हैं इधर से तो टारगेट पे जाके लगती है, और शिकारी जो है वो अपनी बंदूक ऊपर उठा के बताते हैं ये शिकार है। और ये भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया। जब इस पर लोगों ने आपत्ति जताई, कहा सुप्रीम कोर्ट सोमोटो ले सकते हैं क्या, ये तो बहुत बड़ा अपराध है, इससे तो दंगे भी भड़क सकते हैं। एक मुख्यमंत्री अगर सरेआम ये कर रहा है तो बाकी लोग क्या कर रहे होंगे, तो इस पर संज्ञान लेना चाहिए। तो जब थोड़ी इस तरह की चर्चा हुई और प्रशांत भूषण जैसे बड़े वकील ने ट्वीट किया, और ये भी हुआ कि शायद वो इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर कर सकते हैं, तो तत्काल वो डिलीट कर दिया गया ट्वीट। तो क्या डिलीट कर देने भर से इनका जो अपराध है वो समाप्त हो जाता है? क्या स्क्रीनशॉट जो लोगों ने ले लिया है उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को एक्शन नहीं लेगा क्या? तो अब लेगा नहीं लेगा संजय जी, ये तो बाद की बात है, लेकिन ये लोग तो कोई कोर कसर छोड़ नहीं रहे अपनी करनी में। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं आपको कि जितनी चीजें आप देख रहे हैं और जो सवाल आपने पूछा है उसका जवाब यही है कि ये सब नूरा कुश्ती बंगाल में और आसाम में, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे उनके नेता हो, सबकी कोशिश ये है कि चुनाव को कैसे जीता जाए। क्या मोहन भागवत जी ये सारी चीजें करके, विराट हिंदू सम्मेलन करके देश में, क्या वहां वेस्ट बंगाल में और आसाम में भाजपा को जिताना चाहते हैं, या वास्तव में कुछ दूसरा मामला है? अभी इसका भी विश्लेषण जरूरी है। जी ठीक है मलिक साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि देश में जिस तरह की यह नफरत का कारोबार हो रहा है बहुत शर्मनाक है कि ये वो मुल्क है जहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब प्यार से रहते थे। होली जो थी वो मुसलमानों के मोहल्ले में खेली जाती थी, सिवैयाँ ईद पर हिंदुओं के घर बनाई जाती थी। उस तहजीब को बिगाड़ने की कोशिश है। लेकिन बात मैंने जहाँ से शुरू करी वो बच्चियों के महिला उत्पीड़न की, आज मेरे को मन कर रहा है कि मैं उसी विषय पे बात करूं। मैं देख रहा था कि भारत में कितने बलात्कार रोज होते हैं, तो मैंने देखा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने वो आंकड़े देना ही बंद कर दिए। 122 के आंकड़े हैं जहाँ पे रोज 80 से 90 बलात्कार रोज रिपोर्टेड हो रहे हैं, लिखी जा रही थी। सैकड़ों केस ऐसे होते हैं जिसमें बलात्कार का मुकदमा ही नहीं लिखा जाता। अनुभव सिन्हा देश के एक बहुत जाने माने डायरेक्टर हैं, बहुत शानदार पिक्चर बनाई है। कांधार विमान अपहरण कांड पे भी एक बहुत बढ़िया उनकी पिक्चर आई थी। अभी उन्होंने 80 पिक्चर बनाई, 80 नाम से पिक्चर बनाई है। ये रोज कितने बलात्कार रिपोर्ट हो रहे हैं। तापसी पन्नू एक बेहतरीन अदाकारा है, वो उसमें है। मैंने उसका ट्रेलर देखा और मेरा दिल दहल गया कि किस तरह महिलाओं को बलात्कार जैसे मुद्दे पर पूरा जिंदगी उनको उसी चक्रव्यूह से निकलने में लग जाती है। उन छोटी बच्चियों का जिसमें जिक्र है प्रिस्टीन फाइल में, उन बच्चियों के जीवन पे कैसे लगा होगा। मैं अपने दर्शकों को वो ट्रेलर दिखा रहा हूँ, 2 से 2.5 मिनट का है। फिर केपी मलिक साहब आप देखिए, फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि महिलाओं को समाज में अभी भी अधिकार क्यों नहीं मिल पा रहे। देखिए जरा ये ट्रेलर। मैम, इस अपराध वाले दिन देश भर में 80 रेप कंप्लेंट्स हुई थी, जिसमें से 76 का तो ट्रायल भी स्टार्ट नहीं हुआ है। तेरा बैग यहाँ रख रहा हूँ। अरे पागल, तुम पागल। मम्मा, I love you को मलयालम में क्या बोलते हैं? എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടം। लड़की कहाँ मिली? सामने मिली। जानता है राम
चंद्रधारी सिंह दिनकर ने क्या लिखा है? ये शुक्ला और दिनकर दोनों को सामने बैठाओ, झूठ बोल रहे हैं साले। झूठ बोल रहे हैं? चल मम्मी के साथ वो क्यों किया उन लोगों ने? सना दीदी ने बोला क्या बोला? सीक्रेट है। हमारी गाड़ी चोरी हुई थी, चारों लोग शादी में थे, शादी की इन सब की फोटोज हैं, प्लीज रिलीज अस। जिसने लिफ्ट दी थी उस गाड़ी की भी फोटो होगी आपके पास? गाड़ी की फोटो कौन लेता है? गाड़ी लूटने के बाद शादी में कौन जाता नवर्धन जी? एक भी लड़के का डीएनए सैंपल इसे मैच नहीं हुआ। कभी नंबर प्लेट नहीं मिलती, कभी डीएनए। एक ही बेटा है, आप तो बस आंकड़ा बोलिए, यहाँ बाहर कहीं भी हम पहुँचाएंगे। आप मर्द हो ना, ये काम हो सकता है कि लड़की की इच्छा के पे कभी हुआ है क्या? एटीएम से यहाँ तक का रास्ता तो सिर्फ 10 मिनट का है ना, बाकी 25 मिनट क्या कर रहे थे? तो आपके मुताबिक ABCDE ने रेप नहीं किया? मुझे उनके फेस याद नहीं सर। ऐसे इंसिडेंट के फेसेस कोई कैसे भूल सकता है? आपके साथ हुआ ऐसा कुछ? पर्सनल हो रही है आप? अब हो रही हूँ मैं पर्सनल, किसी को होना पड़ेगा पर्सनल। ये पहचान नहीं पा रही? आई फील सॉरी फॉर हर, लेकिन वो इनका फॉल्ट। मेरा फॉल्ट है मैम। मैं 6 साल से जिन लड़कों को पढ़ा रही हूँ उनमें से एक ने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा है कि उस दिन उसको इनवाइट क्यों नहीं किया किसी ने, वहां कार में। सर्वाइवर से मिला हुआ सैंपल अभियुक्तों के डीएनए सैंपल से मैच नहीं कर रहा मैम। सर्वाइवर अभियुक्तों को पहचान भी नहीं पा रही, तो अब क्या करें मैम? अब अगला एक 8 साल की बच्ची का केस आया मेरे पास, उसके लिए कल आऊंगी आपके सामने, वो भी क्या ऐसे ही खत्म करेंगे? ऑब्जेक्शन, इररिलेवेंट। आई एग्री, इट्स इररिलेवेंट। आई ऑल्सो अग्री मैम, इररिलेवेंट। तो ये थे मलिक साहब एक विषय पे। 20 तारीख को ये पिक्चर आ रही है थिएटर में। मुझे लगता है कि समाज को कहीं ना कहीं ये जरूर चौंकाएगी पिक्चर, और शायद जो बलात्कार हो रहे हैं, जो सिस्टम है बलात्कारी सालों सालों तक रहता है बाहर, कभी वो संत के चोलों में होता है आशाराम की तरह, राम रहीम की तरह, कभी किसी परिवार का सदस्य होता है, लेकिन अब बलात्कार पे फास्ट ट्रैक पे, हर मुकदमा फास्ट ट्रैक पे जाए, देश को ये जरूरत पड़ने लगी है। और मेरे ख्याल से ये तय होना चाहिए, कहीं बलात्कार की FIR है तो लोअर कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट तक ये 6 महीने के अंदर ये फैसला हो जाए, जिससे बलात्कारी डरे कि अगर बलात्कार किया तो क्या होगा। कुलदीप सेंगर के मामले में हमने देखा किस तरह जमानत दे दी गई, लेकिन देश खड़ा हुआ उनके खिलाफ और फिर उनकी जमानत को रद्द करना पड़ा। आपको लगता है कि इस तरह की जो 80 पिक्चर आ रही है ये समाज में कहीं ना कहीं महिलाओं की जागृति का संदेश देगी, और महिलाओं के उत्पीड़न के लिए क्या करना चाहिए? 33% आरक्षण दिया जाएगा, बड़े जोर शोर से बिल पास हुआ था। भारतीय जनता पार्टी में क्या 33% आरक्षण मिल पाया? क्या लगता है कि कभी महिलाओं को बराबरी का हक मिल पाएगा देश में या नहीं मिल पाएगा मलिक साहब? संजय जी, पहले तो मैं साधुवाद दूंगा 80 फिल्म के जो निर्देशक हैं, उन्होंने बहुत अच्छे मुद्दे पे ये फिल्म बनाई है। और दुर्भाग्य आप महिलाओं का देखिए, लड़कियों का देखिए कि आधा उत्तराखंड सड़कों पे रहा कई दिन तक और सरकार के कानों में जूं नहीं रहेगी। अंकिता भंडारी के मामले पे, अंकिता भंडारी के जो दोषी हैं वो आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। तो इससे बड़ा जो है आप ये कहिए कि अन्याय क्या हो सकता है महिलाओं के साथ। आपने देखा कि सत्ताधारी दल के विधायक जेल से बाहर आ जाते हैं, उनको बहुत जरूरी काम है, और वो जो पीड़िता थी उसके परिवार में उसके पिताजी को, उसके रिश्तेदारों को, उसके चाचा को, कई लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं, उसके ऊपर हमले हो चुके हैं, लेकिन सरकार किस प्रकार से काम करती है। इसके अलावा देश में आप देखेंगे वो ये पुराने आंकड़े हैं संजय जी, और ये भी 2022 के हैं जब 80 का रिकॉर्ड है। और रिकॉर्ड में आप ये देखते हैं कि पुलिस आसानी से FIR नहीं करती, तो ऑन एवरेज मान के चलिए इसको कि ये कम से कम डबल आप इसको लेनी चाहिए। और अब तो आप 2026 में बात कर रहे हैं, इन आंकड़ों में काफी हद तक वृद्धि हुई है। तो इस इतने बलात्कार डेली हो रहे हैं, लेकिन ना सरकार जाग रही है, ना कोई एजेंसी जाग रही है। ये जो कानून है, मुझे लगता है कानून गरीब लोगों के लिए है, उनके ऊपर डंडा चलाने के लिए है,
बड़े लोगों का कुछ नहीं बिगड़ता है। आपके सामने उदाहरण है, चाहे वो बाबा राम रहीम हो, चाहे वो आपके कुलदीप सेंगर हो, चाहे वो आपके अंकिता भंडारी के दोषी हो। क्या हुआ है मुझे आप बता दीजिए। पब्लिक सड़कों पे आती है, उसके बावजूद सरकार कुछ नहीं करती है, तो सरकारों की बेशर्मी इससे ज्यादा क्या हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि डायरेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है। इस तरह की फिल्में बननी चाहिए ताकि कम से कम समाज तो जागरूक हो सके और महिलाएं अपनी जिम्मेदारी समझ सके, महिलाएं भी समझें कि किस प्रकार से इन राक्षसों से बचा जाए और कैसे इसके इंतजाम हो। तो अगर जागरूक रहेंगे तो इन आंकड़ों में मुझे लगता है कमी आ सकती है। और सरकारें क्या कर रही, पुलिस बल क्या कर रहा है, वो बात की बात है। हमें खुद भी जागृत होना होगा और जागृत होके इस तरह की समस्याओं से काफी हद तक बचाव हो सकता है अगर हम अपनी बच्चियों का ध्यान दें। जो पेरेंट्स हैं वो बच्चियों पर निगरानी रखें। आजकल तो अत्याधुनिक जो है फोन आ गए, उनमें तमाम चीजें होती हैं कि आप उनकी लाइव लोकेशन डाल सकते हैं, संपर्क किया जा सकता है। आजकल की बच्चियां भी पढ़ी लिखी हैं, तो सावधानी मुझे लगता है बचाव है, तो सावधानी भी रखना है। हर चीज हम पुलिस के भरोसे भी नहीं छोड़ सकते। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत अच्छी फिल्म है और इससे कई लोगों को इससे फायदा मिलेगा, कई लोग जागरूक होंगे, मैं ये कह सकता हूँ। मलिक साहब, एक भारतीय जनता पार्टी का मैं कहूँगा सबसे संवेदनशील विवाद था, उस पर फिर एक ट्वीट आया है अनुराग ठाकुर का। ट्वीट में लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार समाज के सभी वर्गों का हार्दिक सम्मान करती है, हर समाज की गर्मा शुचिता के सम्मान की प्रबल पैरोकार है। समाज के किसी भी वर्ग को नीचा दिखाने और उसकी छवि खराब करने की कोशिशें हमें कतई अस्वीकार है। केंद्र सरकार द्वारा नेटफ्लिक्स पर विवादित घूसखोर पंडित फिल्म का टीजर और इससे जुड़े सभी कंटेंट को हटाने का आदेश स्वागतपूर्ण सराहनीय है। ब्राह्मण समाज समेत किसी भी अन्य समाज के खिलाफ दुर्भावना से भरी किसी भी कृत्य की हम निंदा करते हैं। सर्व समाज के सम्मान को सुरक्षित रखने के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। ये अनुराग ठाकुर जी का, मंत्री जी का ट्वीट आया। नीचे ट्वीट लिखा है, किसी ने कमेंट किया कि मोदी जी इतने बेशरम हैं। ये शब्द मैं क्षमा के संग इस्तेमाल कर रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री के लिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन लिखा है तो मैं पढ़ रहा हूँ। मोदी जी इतने बेशरम है कि थोड़े दिन पहले यूजीसी पर मुंह तक नहीं खोले थे और जैसे ही दिखा कि यूजीसी की वजह से साउंड बोर्ड छटक रहे हैं तो आ गई फिल्म का नाम बदलने की क्रेडिट लेने, जो कोर्ट के द्वारा पहले ही निरस्त किया जा चुका है। बार बार टीवी पे चलाया गया कि योगी जी के निर्देश पर फिल्म एफआईआर कराई गई है। और योगी जी ने निर्देश क्यों दिए? क्योंकि मामला पंडितों से जुड़ गया था, लोग सड़क पे आ गए थे। पिक्चर तो बहाना है, पंडित बोर्ड पर निशाना है। ब्राह्मण शंकराचार्य के को इतना अपमानित किया गया, उनके छोटे छोटे अबोध संत को चोटी पकड़ के खींची गई, उस पर सरकार ने एफआईआर नहीं कराई, उसमें अधिकारियों ने माफी नहीं मांगी, आज तक कोई बयान नहीं है। लेकिन इस पिक्चर अनुराग ठाकुर का भी ट्वीट नहीं आया संजय जी शंकराचार्य के मामले पे। शंकराचार्य के और उनके चोटी पकड़ खींचने पे ब्राह्मण समाज के लिए ट्वीट नहीं आया। हाँ। लेकिन ये ट्वीट तुरंत आ गया क्योंकि ब्राह्मण समाज सड़कों पे आ गया, दिख गया कि यूजीसी में डिब्बा गोल हो गया, कैसे ब्राह्मणों को बचाएं। ये ब्राह्मण राजनीति जो उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई अचानक, इसका कितने गंभीर परिणाम हो गए। और अगर अब यूजीसी पर अध्यादेश ही लाती है सरकार, तो पिछड़े और दलितों में ये मैसेज नहीं जाएगा कि ब्राह्मणों की बड़ी चिंता हो गई, ब्राह्मण नाराज हुए। पिछड़ों और दलितों की चिंता नहीं है सरकार को। संजय देखिए, ये जो मामला है, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को केंद्र में रख के ये रणनीति बनाई थी। उनको मालूम पड़ गया था कि दलित और पिछड़ा उनसे खिसक चुका है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के वो विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पाले में चला गया था। और अब जिस प्रकार से पिछले 1-1.5 महीने से सुगबुगाहट चल रही थी कि ब्राह्मण समाज के विधायक मीटिंग कर रहे थे और लग रहा था कि ब्राह्मण समाज के विधायक भी नाराज हैं, तो इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया कि जो दलित और पिछड़े चले गए उनको मनाने के लिए ये बिल पेश कर दिया। और इनको लगा कि ये सुप्रीम कोर्ट में जाके ठहरेगा नहीं, वहां पे अटक जाएगा तो पिछड़े भी आ जाएंगे और ब्राह्मण भी खुश हो जाएंगे। जब बिल रुक जाएगा, कुछ दिन हल्ला होगा, बाद में रुक जाएगा। अब ये गले की हड्डी बन गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब पास हो तब भी दिक्कत है, ना हो तब भी दिक्कत है। दूसरा क्या है संजय जी, दलित इतनी आसानी से पीछे आता नहीं है। और आप खाली भारतीय जनता पार्टी को यहाँ मत देखिए, आज की डेट में तो बड़ी ब्राह्मणों की चिंता मायावती जी को हो रही है। मायावती जी लगातार कह रही है कि ब्राह्मणों का बड़ा अपमान हो रहा है। वो अपना पुराना संदेश भूल गई हैं कि तिलक तराजू
और तलवार इनको मारो, जूते चार। तब ब्राह्मणों का अपमान नहीं हो रहा था, आज ब्राह्मणों का बड़ा अपमान हो रहा है। अब ब्राह्मणों का अपमान, हमारे जो दोस्त हैं, हमारे आपके ब्रजेश पाठक जी, उनको बड़ा दिख रहा है कि ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है। शंकराचार्य जी का अपमान हुआ, 10 दिन शंकराचार्य जी बैठे रहे, तब वो नहीं आए कहीं, अब उनको बड़ा अपमान दिखाई दे रहा है। तो ये सब वोटों की राजनीति है, सब वोटों के लिए ये नूरा कुश्ती चल रही है। अब यही अनुराग ठाकुर है, पार्लियामेंट में आपने देखा था कि वो जो $80 की और 80,000 की जो बेल्ट आती है उसको छुपा रहे थे, और बाहर कह रहे हैं कि ये जो है हिंदू धर्म की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, और इनके विदेशी कपड़े, विदेशी टूर, विदेशी पहनावा, और राहुल गांधी के पीछे पड़े रहते हैं। तो ये पर्दे के पीछे कुछ और हैं और पर्दे के बाहर कुछ और हैं। इनका चरित्र कुछ और है, चेहरा कुछ और है। तो इनके विषय में बहुत अधिक बात करना, इनके बारे में बहुत अधिक बात करना मुझे नहीं लगता उचित है। हमें ये देखना होगा कि एकाएक जो ब्राह्मणों की याद इनको उत्तर प्रदेश में आई है, इनको लग गया है। देखिए, ये आप भी जानते हैं संजय जी कि ब्राह्मण भले ही संख्या में कम हो, भले ही वोटों में कम हो, लेकिन ब्राह्मण परसेप्शन बनाने में सबसे आगे रहता है। और मायावती भी इस बात को जानती है कि मायावती की जो सरकार बनी थी उसमें यह था कहीं ना कहीं कि ब्राह्मण समाज मायावती के साथ आ गया है, और ब्रजेश मिश्रा के नेतृत्व में काफी हद तक ब्राह्मण समाज आया भी था। मायावती जी, ब्रजेश पाठक भी थे, और वो सतीश मिश्रा जी के नेतृत्व में और इनके नेतृत्व में आज ब्रजेश पाठक जी जो है भारतीय जनता पार्टी का बम बम कर रहे थे। वो हाथी को बड़ा बता रहे थे, कमल को कुचलने की बात कर रहे थे ब्रजेश पाठक जी। तो वो कल को फिर बसपा में चले जाए मायावती जी के नेतृत्व में, इस बात को तो हम और आप कुछ कह नहीं सकते, हम फिर डिबेट करेंगे उस पर। लेकिन ये सब चिंता ब्राह्मणों की नहीं है, ये सब वोट बटोरने की चिंता है कि वोटों को कैसे बटोरा जाए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, ये सारी चिंताएं वोटों की है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना समय दिया, मुझसे बातचीत की, धन्यवाद। ये थे मलिक साहब, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।